गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम सर्कुलर मोशन को आगे पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी बात की है और लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम एंगुलर पैरामीटर्स भी बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने उनकी रिलेशन भी निकाली थी लीनियर पैरामीटर्स के साथ, और फिर हमने उन्हीं रिलेशंस की मदद से काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखी थी। लेकिन वो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लीनियर पैरामीटर्स के लिए नहीं, एंगुलर पैरामीटर्स के लिए लिखी थी। आज हम जो सर्कुलर मोशन में बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले एक तो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए सिर्फ अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी वैल्यू वेलोसिटी की स्टार्टिंग में हो उतनी ही लास्ट तक हो, मतलब जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही अगर मोशन के दौरान, अगर सर्कुलर मोशन के दौरान, और केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन, उसका नाम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे नाम देंगे कि अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए डायरेक्शन तो यहां चेंज कर ही रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा था। अगर वो किसी टाइम पे डायरेक्शन के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करना शुरू कर दे, तो जो मोशन बनेगा उसका नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी जिसमें इसमें जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ पार्टिकल moves in a circular path, in a circular path with constant जो मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट था, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यहां हम ये नहीं लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हम ये कहेंगे कि स्पीड यहां पे कांस्टेंट है। बात तो वही है, आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल लीजिए या आप कांस्टेंट स्पीड बोल लीजिए। तो यहां हम लिखेंगे इफ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड एंड during the motion, and during the motion direction of velocity, direction of velocity is changing, direction of velocity changing, then it is called, then it is called uniform सर्कुलर मोशन। तो हम उसका नाम देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था कि जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा और साथ में जो स्पीड थी उसकी वैल्यू भी चेंज करेगा। स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है, बस चेंज होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, तो जो मोशन होगा उसका नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इफ
particle changes its speed as well as direction of velocity in a circular motion, then this circular motion is known as non-uniform circular motion। तो हम उसका नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं इन दोनों में कि ये कैसे चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चेंज यहां नहीं होता, यहां केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, और यहां दोनों चेंज होती है। तो क्या कैसे डिफरेंस आ रहा है? मान लो कि सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल है और उसका मास है m। ये m मास का पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ का ये हो गया है सेंटर। सो इस सेंटर और इसके बीच की ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ये है सेंटर। अब यहां जब पार्टिकल होगा सर्कुलर पाथ पे, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो आप उस पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब इस पॉइंट पे पार्टिकल था जिसका मास m था, तो उस पॉइंट पे आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी की बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम दे दो P। ध्यान रखिए ये पार्टिकल इसका मास m है। इस पॉइंट P पे जो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई वो आई कुछ इस तरह से। ये पार्टिकल यहां इस पॉइंट के हिसाब से देखे तो जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये जाता कहां है? इस सर्कुलर पाथ में, और आते आते यहां आ गया। अब एक बार दोबारा से यहां देखिए, इस पॉइंट पे जब आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे फिर से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट आएगा कुछ इस तरह से। और ये टेंजेंट की डायरेक्शन तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये, और हम ये मान के चले हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां भी v थी, यहां भी v थी, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो ये बात ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन तो कुछ इस तरह से है कि जो पार्टिकल था वो सर्कुलर मोशन में आ ही नहीं सकता। इस पॉइंट पे तो पार्टिकल इस तरफ चला जाना चाहिए था, यहां देखे तो पार्टिकल सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस रास्ते पे ना आके ये आता यहां से है। लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये बताती है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि पार्टिकल आएगा तो इस रास्ते से, लेकिन डायरेक्शन बताती है कि इस रास्ते से जाएगा। तो क्या ये डायरेक्शन गलत बताती है? इसका मतलब जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो गलत करते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब यहां कोई ना कोई चीज तो है जो इस पार्टिकल को सीधे जाने से रोक रही है। वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। एक और देख लीजिए, यहां पे जब यहां आएगा, आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो इस पॉइंट के लिए पार्टिकल आ रहा है ऐसे, और ये मोशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हम मान के चले। तो टेंजेंट आएगा इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मतलब नीचे जाना चाहिए था पार्टिकल, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड होने के बावजूद भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे चला गया है। इसका मतलब यहां से आप कहीं से भी देख लीजिए,
हर पॉइंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी की, और वो चलता अलग रास्ते पे है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, तो ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सीधा ना जाके ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां ये कंफर्म हो गया है पहली बात कि जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब ये डायरेक्शन जो लगातार चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी ना किसी फोर्स की तो जरूरत होती है। अगर ये चौक ऐसे है और मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे करना चाहूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अपने आप हो रहा है तो भी ये नहीं सोचना अपने आप का मतलब कि इसमें खुद कुछ ऐसा हुआ, बाहर से कोई ना कोई इस पे फोर्स लगा होगा तभी ये ऐसे नीचे आया। तो यहां भी कुछ ऐसी कंडीशन है, यहां भी कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लग रहा है, जिस फोर्स के कारण वो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। अब वो फोर्स कौन सा है? उस फोर्स का बच्चों हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स से पढ़ने से पहले चलो यहां मैं पॉइंट लिखता हूं। फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था दैट इज कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट। और ये लीनियर वेलोसिटी है, आपकी ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बताई है मैंने। अब बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन इज चेंजिंग। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग। थर्ड, यहां ये तो हम केवल लीनियर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मोशन तो सर्कुलर है, तो एंगुलर पैरामीटर्स की भी बात करनी पड़ेगी। एंगुलर पैरामीटर्स में हम देखें तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों, वो एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट एट विच वैल्यू ऑफ स्पीड इज v। तो जिस पॉइंट पे स्पीड v है, उस पॉइंट और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर के बीच जो डिस्टेंस बनी वो है r। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक r है। आप पूरे सर्कल में मूव करेंगे, ये r आपकी कांस्टेंट रहेगी। आप पूरे सर्कल में मूव करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो v भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली ओमेगा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और उस एंगुलर वेलोसिटी, यहां लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। यहां एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी भी यहां कांस्टेंट रहेगी। अब बात कर ले एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ये दोनों तरह से कांस्टेंट है, तो यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी उसकी वैल्यू होगी 0। तो यहां इस मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया दैट इज 0। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और ये कंडीशन थी लीनियर पैरामीटर्स के लिए। अब यहां लीनियर पैरामीटर्स में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी। वो एक्सेलरेशन कितनी है और क्या डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, अब हम वो बात करते हैं। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आप देखिए, ये जो पार्टिकल सीधा जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि इस पार्टिकल पे फोर्स कुछ इस तरह से लगा कि ये नीचे आ गया है? ये फोर्स कैसा लगा? क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस सेंटर से एक फोर्स लगता है और वो फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर? ये फोर्स जो पार्टिकल सीधा जाना चाहता था, उस पार्टिकल को डाउनवर्ड
डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो जो पार्टिकल सीधा जाना चाहिए था वो कहां आ गया है, नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी ये, लेकिन फिर भी जाता है ऐसे। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रहा है और उसकी भी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां से ये फोर्स फिर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो इस तरफ जाने की बजाय आएगा इस सर्कुलर पाथ पे। आप यहां से देख लीजिए, यहां से जब आप देखते हैं तो डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड जाने की बजाय ये जाता है सर्कुलर पाथ पे। इसका मतलब फिर से इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है और वो फोर्स उसको नीचे जाने की बजाय अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स, ये पार्टिकल जो डाउनवर्ड जाना चाहिए था इस सर्कुलर पाथ पे आएगा। सिमिलरली यहां देख लीजिए, जाना तो ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ जाता है ऐसे। तो यहां से ऐसे मुड़ा, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, और ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, मोमेंट ऊपर की तरफ हुआ तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स की डायरेक्शन भी वैसे तो सेंटर की तरफ है और वैसे देखें तो अपवर्ड है। तो इसी सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स ने इस पार्टिकल जिसका मास m था, इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखा, और ये जो फोर्स जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रही, तो इस फोर्स का हम नाम देंगे सेंटर सीकिंग। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो इस फोर्स का हम नाम देंगे सेंटर सीकिंग फोर्स। और दूसरा हम इस नाम देंगे इस फोर्स का, ये जो फोर्स लगा इसका नाम, इसकी वैल्यू आप मान लो F। ये जो फोर्स आया इसका दूसरा नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है। नाउ दिस फोर्स which is acting towards center, which is acting towards center is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया सेंटर सीकिंग फोर्स। अब हम बात करें कि ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, F equals to ma, where m is the mass and a is the acceleration। अगर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगी। जो एक्सेलरेशन हमने कहा था कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की तो उसके कोरस्पोंडिंग एक एक्सेलरेशन भी होगी। अब वो एक्सेलरेशन निकालने का टाइम आ गया है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी निकालने का टाइम आ गया है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हम यहां से बता ही सकते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, मास तो स्केलर है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेशन भी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। यहां भी देखें फोर्स इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो एक्सेलरेशन आई वो भी आई टुवर्ड्स द सेंटर। यहां देखें फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस फोर्स जिसका हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Here A is centripetal acceleration, ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमने बता दी, लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड बचता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू बच्चों, अभी मैं यहां सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, जो वैल्यू ड्राइव करेंगे वो वैल्यू हम आगे ड्राइव करेंगे। जो इसकी वैल्यू होगी इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वो वैल्यू होगी एंड इट्स वैल्यू इज मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी थी इसकी, स्मॉल r, सर्कुलर पाथ की, सो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल थी तो हमने इसका नाम लगा दिया AC। AC मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगेगा। ध्यान रखिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब, जो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो जो रोटेशन है मून की अर्थ के चारों तरफ, उस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी एक फोर्स होगा और फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन जहां भी होगा वहां एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है। तो मैं ये बात यहां लिख रहा हूं, द सोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन मे बी डिफरेंट, द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स, द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन का सोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन है वो अलग अलग हो सकते हैं। द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफरेंट और मे बी डिफरेंट। जैसे कि जब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराया ग्रेविटेशनल फोर्स ने। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर पा रहा है। तो वहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस सर्कुलर मोशन में, उसका सोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरी बात, जब हम एक स्टोन को एक रोप से टाई करके और उसे रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो उस सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आया जो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हुई, कुछ खिंचाव क्रिएट हुआ। टेंशन के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे, जब तक आप इतना ही जान लीजिए। तो वो जो टेंशन आई रोप में, उस टेंशन के कारण वहां एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, तो वहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बना वो है टेंशन। सो अलग अलग सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल फोर्स ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल क्यों दिया, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है। इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी नाम दे सकते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स भी नाम दे सकते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आनी चाहिए थी उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यही वो एक्सेलरेशन है जो आई इस डायरेक्शन के चेंज होने से। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती थी तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए थी, वो इतनी एक्सेलरेशन आई, उसका नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड कितना आया, v स्क्वायर अपॉन r। v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहां से आई है वैल्यू,
वो आगे बात करेंगे, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर वैल्यू लिखें, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिख लो, F इक्वल्स टू ma, m को तो ऐसे ही रखो, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं दोबारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगा बच्चों जिसमें यहां तो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी चेंज होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें पार्टिकल मूव करता है, ये सेंटर, इस सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो थी कुछ इस तरह से, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और इसका नाम दिया v। ये यहां पे v है, यहां v नहीं रहेगी, यहां आके हमने उसका नाम दे दिया v1 और डायरेक्शन आई ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां भी लगेगी डाउनवर्ड। अब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहां डायरेक्शन चेंज जब हुई तो उस डायरेक्शन चेंज के कोरस्पॉन्डिंग तो एक्सेलरेशन आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो उस मैग्नीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग भी एक एक्सेलरेशन आएगी। वो एक्सेलरेशन कितनी होगी और किस तरफ होगी वो हमें देखना है। आप देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, अगर हम इस वेलोसिटी पे पार्टिकल पे इस तरफ ही कुछ फोर्स लगाए ऊपर या नीचे तो ही वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। भाई मान लो ये गाड़ी चल रही है कुछ ऐसे और इस तरह मोशन में है, इस स्ट्रेट लाइन में। अब पार्टिकल की या गाड़ी की डायरेक्शन इस तरफ है मोशन की, तो इस मोशन की डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन से अपोजिट जब हम फोर्स लगाएंगे तो ही इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। अदरवाइज और किसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैं पीछे से कुछ फोर्स लगाऊं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, चेंज होने का मतलब बढ़े या घटे डजंट मैटर। सामने से लगाऊं तो वेलोसिटी घट जाएगी, लेकिन चेंज तो हो रही है। तो जो फोर्स लगा वो फोर्स या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी से अपोजिट। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा और किस तरफ लगेगा। जब डायरेक्शन चेंज हुई तो फोर्स लगा था सेंटर की तरफ और उस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी सेंटर की तरफ। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, इसी के डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स भी किस तरफ आएगा टेंजेंशियल, और उस टेंजेंशियल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कितनी आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां हम लिखेंगे फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड of velocity, for changing the magnitude of velocity, for changing the magnitude of velocity, the direction of force is, the direction of force and the acceleration corresponding to this, and acceleration corresponding to this, is tangential। वो भी किस तरफ होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब वेलोसिटी इस तरफ है तो हम मान लें कि एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगी, या तो इस तरफ या इससे अपोजिट, लेकिन रहेगी हमेशा टेंजेंशियल। तो हमने यहां नाम दिया जो एक्सेलरेशन आई
उसका नाम दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको हमने डिनोट कराया ए टी से। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुल मिला के एक्सेलरेशन हमारे पास आई 2, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन थी 1, और वो एक्सेलरेशन थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन थी हमारे पास सेंटर की तरफ। यहां जो एक्सेलरेशन 2 आई है, उन 2 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, एक एक्सेलरेशन तो आई है इस तरह से सेंटर की तरफ, और एक एक्सेलरेशन आई है इस तरह से टेंजेंशियल। है तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये 2 वेक्टर्स हो गए हैं। इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यहां इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी, वो कितनी आएगी? वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या इन दोनों के बीच में नहीं आएगी? आपने वेक्टर्स का रिजल्टेंट पढ़ रखा है, ये आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आई। और मान लीजिए इस एक्सेलरेशन ने इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल बनाया है थीटा। ये तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन उस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी? वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां मान लिया है कि ये एंगल आया है थीटा। अब यहां से जब हम इस थीटा की वैल्यू निकालें कि कितने एंगल पे है, ये एंगल थीटा तो हमने अज्यूम कर लिया है कि ये थीटा एंगल पे है, लेकिन अभी से हमें ये नहीं पता कि इस थीटा की एक्चुअल वैल्यू है कितनी। वो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस ए से एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, क्या इस परपेंडिकुलर की वैल्यू 80 नहीं होगी? ये 80 था, तो ये भी क्या बनेगा 80। सो इस 80 को हम लिखेंगे, यहां से tan थीटा लिखिए इन ट्रायंगल सी ए बी सी से आप tan थीटा लिखिए। पहले आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए इसका, जो रिजल्टेंट आएगा एक्सेलरेशन ए, दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन देख ले कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। उस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से आप tan थीटा लिखिए। tan थीटा आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ये वाला, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बेस बना ये, सो दैट इज इक्वल्स टू ए टी अपॉन ए सी। कहने का मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए टी अपॉन ए सी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, or this is the angle which is made by this resultant acceleration with this centripetal acceleration। ये टेंजेंशियल के साथ नहीं है, ये सेंट्रीपिटल के साथ है, और इस सेंट्रीपिटल के साथ जो एंगल बना, उस एंगल का नाम है, हमने नाम दिया थीटा, और थीटा की जो वैल्यू निकली, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है tan इनवर्स 80 अपॉन ए सी। अब जो 80 हमारे पास आया है, उस 80 की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली है कि 80 की वैल्यू है कितनी। AC की तो वैल्यू हमें पता है, लेकिन 80 की वैल्यू नहीं पता। अब इस 80 की वैल्यू निकाल लें। 80 इक्वल्स टू, क्या ये एक्सेलरेशन तो आई थी AC डायरेक्शन चेंज होने के कोरस्पॉन्डिंग, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई है मैग्नीट्यूड चेंज होने के कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है dv अपॉन dt, ये चेंज हो रहा है।
वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। वेलोसिटी जो हमें पता है उस लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होती है? वो रिलेशन होती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। आप यहां लिखिए d अपॉन डी टी एंड आर ओमेगा। ए टी इक्वल्स टू आर तो कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है, ये जो रेडियस है सेंटर से और इस सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे इस सर्कल की रेडियस वो तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अब की बार चेंज होगी। यहां एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 थी। यहां एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहां कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी। अब ये बन गया है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है अल्फा। सो ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा। सो ध्यान रखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है आर अल्फा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है v स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पे ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखिए कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो आई है कब? जब हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई है वो हमारे पास आई है तब जब हमारे पास उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो चलो पहले ही चेंज हो रहा था जिसके कोरस्पोंडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई। तो चलो मैं ये लिख रहा हूं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको यहां लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is corresponding to change in direction of velocity, change in direction of velocity while tangential acceleration is corresponding to, ये किसके corresponding आई है? is corresponding to change in magnitude of velocity। ये तब आई जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ये तब आई जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। ये था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड लीनियर का सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। नॉन यूनिफॉर्म में यहां पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये चेंज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी और एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो आएगी। ये सब कंडीशन हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ये था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करें हम कि जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है v स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्ट हमने वैल्यू लिखी, ये वैल्यू आई कहां से है वो वैल्यू हम देख लेते हैं। तो चलिए यहां से ये एक सर्कुलर पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
और यहां से वैसे हम डायरेक्शन भी बता पाएंगे और मैग्नीट्यूड दोनों ही बता पाएंगे। भाई मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है। हमने कहा कि एक टाइम पे पार्टिकल पोजीशन P पे था और उस पोजीशन P का पोजीशन वेक्टर सेंटर से, C इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सो इस सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर आया पॉइंट P का, उसको हमने नाम दिया R, और इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी थी इस पार्टिकल की, उसका हमने नाम दिया V। ध्यान रखिए ये सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और ये जो R पोजीशन वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। सो V और R दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप देख लीजिए ये एंगल इन दोनों के बीच 90 डिग्री। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पार्टिकल P डैश पे पहुंच गया और इस P डैश का पोजीशन वेक्टर सेंटर से R नाम दिया R डैश। इस P डैश पे जो वेलोसिटी आई वो वेलोसिटी आई कुछ इस तरह से, यहां भी जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो V डैश और R डैश में एंगल आया 90 डिग्री। अब चेंज इन वेलोसिटी हम निकालना चाहें तो वो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा वो आपने कर रखा है। ये हमारे पास V हो गया है, ये V की डायरेक्शन थी, और V डैश जो है उस V डैश की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, ये V डैश। चेंज जो आया वो आया V टू V डैश, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। और ये P से P डैश तक ये पोजीशन वेक्टर R और R डैश, चेंज इन पोजीशन, इसको हमने नाम दिया डेल R। अगर यहां वेलोसिटी V परपेंडिकुलर थी R पे, ये P डैश और R डैश या V डैश और R डैश भी परपेंडिकुलर थे, तो डेल V और डेल R भी परपेंडिकुलर होंगे। आप देख लीजिए कि ये डेल V जो था ये डेल R के परपेंडिकुलर आया है और इस डेल V की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, और जिस डायरेक्शन में डेल V होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगी यहां पे वो सेंटर की तरफ है, और जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है, और यहां जो P से P डैश तक उसने आर्क लेंथ ट्रेवल की, इस आर्क लेंथ के कोरस्पोंडिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका नाम दिया डेल थीटा। सो ये हमारे पास इन टाइम डेल टी, एक टाइम इंटरवल था डेल टी में, ये हमारे पास कंडीशन आई है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, और अब की बार इस टाइम इंटरवल की वैल्यू हम थोड़ी कम कर देते हैं, और टाइम इंटरवल की वैल्यू कम कर देंगे तो यहां जो आर्क लेंथ उसने ट्रेवल करेगा वो आर्क लेंथ कम ट्रेवल करेगा क्योंकि उसके पास टाइम कम है। तो अब की बार P यहां माना और P डैश यहां, P और P डैश में देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा थी। इसका मतलब अब की बार टाइम इंटरवल इज लेस, टाइम इंटरवल इज लेस, हम टाइम इंटरवल कम करते हुए आ रहे हैं। P का पोजीशन वेक्टर था R, अब भी रहेगा R। P पे वेलोसिटी थी V, और वो इस तरह होनी चाहिए कि R और V में 90 डिग्री का एंगल। P डैश का पोजीशन वेक्टर था R डैश, और जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये नाम दिया हमने V डैश।
P डैश पे यहां भी वेलोसिटी V डैश थी, यहां भी हमने माना V डैश। अब यहां चेंज जो आ रहा है वो चेंज कितना आएगा, वो चेंज हमें देखना है। V है हमारा कुछ इस तरह से, और यहां इस स्मॉल टाइम इंटरवल में ये हमारे पास आ गया है डेल R। सो ये डेल R, यहां डेल R को इक्वली डिवाइड किया था इस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यहां भी डेल R को हम इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसी के अलोंग हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो V हो गया है। जब V डैश लिखेंगे तो V डैश बनेगा कुछ इस तरह से। सो ये तो V डैश हो गया, ये V हो गया, दिस इज डेल V। यहां भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी आएगी सेंटर की तरफ। अब की बार इस कंडीशन में जो टाइम इंटरवल था यहां डेल टी हमने कम कर दिया था, लेकिन इस बार तो टाइम इंटरवल डेल टी बिल्कुल ही 0 के बराबर कर दिया, और 0 के बराबर कर दिया तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी आएगी वो P पॉइंट पे, वो वेलोसिटी तो थी कुछ इस तरह से, और पोजीशन वेक्टर था ये, इसका नाम दिया R और ये है V। अब पार्टिकल इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में पोजीशन चेंज कर ही नहीं पाया, P पे था, P पे ही रह गया। तो यहां जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही आई, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई है, और ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये तो हमने डायरेक्शन बता दी, ये तो हमने वहां से भी देख ली थी। अब यहां पे इसका नाम दे दो आप Q R S। यहां से हम उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आएगा। भाई मान लीजिए ट्रायंगल P P डैश C, P P डैश C एंड ट्रायंगल O R S आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, और सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे पास होता है एक ट्रायंगल का बेस साइड रेशियो इक्वल्स टू बेस साइड रेशियो ऑफ सेकंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का बेस साइड रेशियो बराबर होगा सेकंड ट्रायंगल के बेस साइड रेशियो से। ये आपने सिमिलर ट्रायंगल्स मैथमेटिक्स में पढ़ रखी होंगी, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जो यहां हम यूज करेंगे। सो इसमें इन सिमिलर ट्रायंगल्स में जब हम लिखेंगे बेस साइड रेशियो, तो इसके लिए बनेगा डेल आर अपॉन आर, और इसके लिए बनेगा डेल वी अपॉन वी। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से हमें मिलेगा डेल v इक्वल्स टू डेल आर और साथ में v अपॉन आर। ये डेल v की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब जो एक्सेलरेशन होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल t। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अगर टाइम इंटरवल 0 के बराबर कर दें तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी। सो हमने यहां लिखा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये बना हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी। इस डेल वी की वैल्यू हमें पता है, तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आएगा डेल आर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, और साथ में है v अपॉन आर। इस डेल आर अपॉन आर की डेल आर अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू है हमारे पास v।
तो ये हमारे पास बन गया है v इंटू वी अपॉन आर, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बात ये आती है कि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर अपॉन आर तो आ गई है, लेकिन डेल आर अपॉन डेल टी की जगह हमने v कैसे लिख दिया? ये v हमने इसलिए रखा क्योंकि आप देखिए जब टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए ये आर्क लेंथ और ये डेल आर बराबर नहीं है। आप यहां देखिए, क्या ये पी टी डैश आर्क लेंथ और डेल आर बराबर है? बराबर नहीं है। जैसे जैसे आप इस टाइम इंटरवल को कम करते हुए आएंगे, आप पाएंगे कि जो आर्क लेंथ थी पहले कुछ ऐसी कंडीशन थी, इसको स्मॉल करते हुए आएंगे, टाइम इंटरवल अगर आप स्मॉल करेंगे तो जो आर्क लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है वो भी कम होती हुई जाएगी। तो अब की बार इतनी की, सेकंड टाइम में इतनी करेगा। अब की बार देखिए लगभग लगभग ये बराबर होते हुए आएंगे। एक टाइम पे जब आप इनको और स्मॉल कर देंगे तो आप पाएंगे कि आर्क लेंथ और डेल आर दोनों बराबर हो गए हैं। बराबर कब होंगे? जब ये टाइम इंटरवल डेल टी बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो पहले इतनी पोजीशन चेंज हुई, फिर कम टाइम इंटरवल में इतनी होगी और कम इंटरवल में इतनी, धीरे धीरे टाइम इंटरवल कम हुआ तो आर्क लेंथ कम होती गई। आर्क लेंथ कम हुई तो एक टाइम पे डेल आर और आर्क लेंथ दोनों बराबर होंगे। आर्क लेंथ को ट्रेवल करने के लिए उसने वेलोसिटी ली v, तो डेल आर अपॉन डेल टी आर्क लेंथ के बराबर था डेल आर। तो जो आर्क लेंथ थी उसके लिए वेलोसिटी v आई, तो इस डेल आर अपॉन डेल टी के लिए भी वेलोसिटी कितनी आएगी? v आएगी। ये कंडीशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की थी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ centripetal acceleration, and this was proposed by Sir Isaac Newton। सर आइजैक न्यूटन। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था ये सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था। ये था हमारा सेंट्रीपिटल। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों क्या होता है? देखिए मान लो कि आप एक रोटेटिंग फ्रेम को देख रहे हैं ग्राउंड से खड़े होकर। एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जो इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। कुछ ऐसे ये जेड एक्सिस हो गया है और ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में है। उस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, एक बड़ी सी बॉडी है जो रोटेट कर रही है, उसके अंदर ही हमने यहां पे इस एक्सिस से जिस पे वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हमने वो एक ऑब्जेक्ट रखा। उस बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर आर डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा। इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को जब हम अर्थ से देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये सर्कुलर मोशन में है, और ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो बात ठीक है कि सर्कुलर मोशन में हमें ये दिख रहा है, मोशन में दिख रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब सेकंड कंडीशन में हम इसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन अब की बार ग्राउंड से नहीं, उसी बड़े से ऑब्जेक्ट में हम भी जाके बैठे हैं। इसका मतलब अब हम भी मोशन में हैं और ये भी मोशन में है। अब हम देखते हैं इसको कि ये मूव नहीं कर रहा है। क्या ये हमें इसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी? हमें इसकी पोजीशन चेंज होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हमें यह पता है कि इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
अगर फोर्स लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज, इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन इसकी पोजीशन बच्चों चेंज नहीं होती है। वो चेंज किस कारण से नहीं होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन यहां पे इसके ऊपर तो फोर्स हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स नॉन जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेस्ट पे है। कब देख रहे हैं? जब हम खुद उसी सर्कुलर मोशन में, उसी बड़े से ऑब्जेक्ट में जो सर्कुलर मोशन में था उसमें बैठ गए हैं तब। तो इस कंडीशन में अगर ये चेंज नहीं हो रहा इसकी पोजीशन, इसका मतलब इस पे एक फोर्स और होना चाहिए, और वो फोर्स इस तरह से होगा कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। और अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे जो कंडीशन बनेगी हमारे पास, वो कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये है हमारे पास एक अपोजिट फोर्स। और ये अपोजिट फोर्स कितना होगा? अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हमें इस पे नेट फोर्स जीरो करना है। नेट फोर्स जीरो करना है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ mv²/r, दूसरा फोर्स सेंटर से दूर लगा दो, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इस तरफ mv²/r। नेट कितना आया? एक को प्लस मान लो, एक को माइनस, को नेट फोर्स ऐड करोगे तो जीरो बनेगा। ये जो सूडो फोर्स हमने माना है, इस सूडो फोर्स का ही नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तब आया जब हम उस ऑब्जेक्ट को खुद उसी फ्रेम में बैठकर ऑब्जर्व करते हैं जिस फ्रेम में वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। अदरवाइज यहां हमें ये सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। और ये जो फोर्स आया, इस फोर्स का हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा हम इसका नाम दे सकते हैं सूडो फोर्स। तो यहां पे जो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वो आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब हम अज्यूम करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is assumed to be only when we describe the motion of a particle. कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन of a particle from a rotating frame in which particle is at rest, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम तब अज्यूम करते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। किस फ्रेम से? उसी फ्रेम में बैठकर जिस फ्रेम में वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अज्यूम करेंगे। अदरवाइज हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर उस सर्कुलर मोशन को देख रहे थे तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो। तब नहीं आता है जब सर्कुलर मोशन में हो, तब आता है जब ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में जिसमें वो मोशन हो रहा है उस मोशन को ऑब्जर्व करे, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा नाम हम सूडो फोर्स भी दे देते हैं। और ये जो सूडो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। आउटवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो तो सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे लगेगा, सेंटर से दूर लगेगा। सो इसमें ये भी लिख सकते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम
सेंटर। डायरेक्शन अपोजिट रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है वो। एक और एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, जब आप एक कार में चलते हैं और एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, अचानक से कार राइट टर्न लेती है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं, आप देखना कि जब कार राइट टर्न लेती है तो आप लेफ्ट साइड की तरफ, बाहर की तरफ गिरेंगे। ऐसा क्यों? कार ने टर्न लिया राइट साइड में, आप गिरते हैं लेफ्ट साइड में, ऐसा क्या कारण था? वैसे तो हम इस चीज को, इस कंसेप्ट को एक दूसरे कंसेप्ट की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं इनर्शिया, उसकी टर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से समझने की कोशिश करते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो आदमी जो कार में बैठा है और कार राइट साइड में टर्न लेती है और वो गिरता लेफ्ट साइड में है, उसके गिरने का कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको बाहर की तरफ धकेल दिया। मतलब कार तो टर्न लेती है राइट साइड में और वो गिरता है लेफ्ट साइड में। ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कई जगह कुछ मुश्किल सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली आसान ही था। सो इसको अच्छे से करिए, साथ में इसके नोट्स बनाते रहिए, और इन अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। सो इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।